सर, आज हम पढ़ेंगे बेल एंड बेल बॉन्ड्स के बारे में। बेल एंड बेल बॉन्ड्स और किस पर्पस के लिए पढ़ेंगे हम ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के सब्जेक्ट के पर्पस के लिए। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। आपका एक सब्जेक्ट है फाइनल सेमेस्टर, जिसमें आपको ये ड्राफ्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपने जो लॉ पढ़ा है उसके बेसिस पे आप अब एक बेल एप्लीकेशन किसी की ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप एक बेल एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट एन बेल एप्लीकेशन यू मस्ट understand the meaning of the word bail and its provision which are incorporated in the law, that is CRPC 1973. भैया, हम आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बेल। बेल क्या है? बेल क्या है? व्हाट इज बेल? क्या है बेल? कुछ आइडिया? और अगर मैं ये बोलूँ कि आप बेल के बारे में सीआरपीसी से भी पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको हैरानी होगी कि ये बेल के बारे में हमने कब पढ़ लिया। एक्चुअली यू हैव स्टडीड अबाउट बेल इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप कहोगे कि ये कैसी बेहूदी बात है कि बेल जो आज तक हम सुनते आए हैं एक क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट है और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ ली। यस, यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने वहाँ पे पढ़ा था बेलमेंट। अंडर सेक्शन 148, जहाँ पे बेलमेंट की डेफिनेशन दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहाँ से आप रेफरेंस लेके थोड़ा कोशिश कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बेल कि क्या है इसका मतलब। मैं तो बता ही दूंगा इस वीडियो में, जनरली डिस्कस कर देंगे। बट आपको भी ये एक बात समझनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे वो सिविल लॉ के हो, चाहे क्रिमिनल लॉ के हो, चाहे फैमिली लॉ के हो, चाहे पर्सनल लॉ कोई भी हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, टैक्सेशन हो, लॉ अपने आप में बहुत इंटरकनेक्टेड है। टर्मिनोलॉजी जो लॉ की है, ऐसा नहीं है कि वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में ही यूज़ होती है कि नहीं आपने क्रिमिनल में ही पढ़ा है तो वो क्रिमिनल में ही यूज़ होगा, उस वर्ड का आप कहीं और रेफरेंस नहीं ले सकते हो, वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो आप इंटरप्रिटेशन के पर्पस के लिए, दूसरे लॉ की कैटेगरीज, दूसरे लॉ के निश में इस्तेमाल कर सकते हो। कमिंग बैक टू दिस इशू इन कि बेल का मतलब क्या है। अगर बेल का ओरिजिन देखे, बेल वर्ड का ओरिजिन देखे, तो ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड मिडल इंग्लिश बेल, और ये वर्ड डिराइव हुआ है और ये वर्ड डिराइव हुआ है आपका फ्रेंच वर्ड बेलर से। हाँ जी। जिसका मतलब है टू हैंड ओवर। बेल बेलमेंट में सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों का बेस वर्ड एक ही है, बेल। ठीक है। बेलमेंट जो आपने वन सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, उसमें क्या डेफिनेशन दे रखी थी? उसमें ये डेफिनेशन दे रखी थी, बेलमेंट इज नथिंग जस्ट टू हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी टू एन अदर पर्सन फॉर अ पर्पस विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि क्रिमिनल लॉ में बेल का मतलब क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि बेल कुछ नहीं है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कस्टडी। इट इज़ द ट्रांसफर इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कस्टडी of an arrested person by the court
to the person who is going to ensure the presence of the arrested person before the court of law or police as and when required। बेल की आपको ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अगर सीआरपीसी खोल के बैठेंगे तो आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि बेल है क्या। बट बिना डेफिनेशन, बिना मीनिंग जाने आप एक कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। आपको एक बार उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोविजन विच आर गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ बेल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपने अब ये जान लिया है कि बेल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। अब आपके लिए आसान होगा कि बेल को समझना और एक बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना। बेल एंड बेल बॉन्ड्स आपके चैप्टर 33 में दे रखे हैं, सीआरपीसी 1973 में। तो सेक्शन होंगे बेल एंड बेल बॉन्ड्स के सेक्शन 436 टू 450। ज़्यादा सेक्शंस नहीं हैं, 14 सेक्शंस। अभी प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले अब हम ये देखेंगे कि बेल कितने ही तरीके की होती है। बेल इन बेलेबल ऑफेंस। बेल इन non-bailable offenses और एक एंटीसिपेटरी बेल होती है। बेल को ड्यूरेशन के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। इंटरिम एंड रेगुलर। इस पे आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज बेल इन बेलेबल ऑफेंस, व्हाट इज बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल। प्रोविजन फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आपके स्केड्यूल 1 में जो कि सीआरपीसी 1973 में दे रखे है, 1973 में दे रखे हैं, उसमें एक कैटेगरी दे रखी है आपकी कि कौन से सेक्शन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे गया है? इट इज टोटली द प्रूडेंस ऑफ द लॉ मेकर्स। इसमें कोई आपको कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं दे रखे, कोई आपको कुछ नहीं दे रखा कि जिसके बेसिस पे आप ये कह सको कि हाँ कि ये गाइडेड प्रिंसिपल था कि जिसके बेसिस पे ऑफेंसेस को बेलेबल बना दिया, इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना दिया। लॉ मेकर्स की अपनी क्या प्रूडेंस रही है एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस कैटेगराइजेशन ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये आप जान सकते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स के थ्रू और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स के थ्रू। एट प्रेजेंट व्हाट इज बेल इन द बेलेबल ऑफेंस?
बेल इन द बेलेबल ऑफेंस मीन्स कि यहाँ पे आपको बेल एज अ राइट ग्रांट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई आप ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपकी बेल एप्लीकेशन लगाते ही आपको बेल स्ट्रेट अवे ग्रांट हो जाएगी। आपका राइट है उस ऑफेंस में बेल लेना। मतलब इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू रिलीज यू ऑन बेल वंस एन बेल एप्लीकेशन इज मूव्ड बाय यू और ऑन बिहाफ ऑफ यू। कोर्ट को आपकी बेल एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको रिलीज करना पड़ेगा। बेल इन द बेलेबल ऑफेंस मीन्स कि जो ऑफेंस बेलेबल है वहाँ पे ऑफेंस करने वाले व्यक्ति का एक राइट है कि जब भी वो अरेस्ट होगा और वो बेल एप्लीकेशन मूव करेगा आपको रिलीज कर दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। मतलब आपकी कस्टडी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी जो इंश्योर करेगा कि आप कोर्ट के सामने आते रहें। सिंपली आपको बेल एप्लीकेशन मूव करनी है और आपको बेल ग्रांट हो जाएगी। वहीं जब हम बात करते हैं बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस, वहाँ पे आपका राइट नहीं है। नाउ इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट यू द बेल और नॉट। वो डिस्क्रिशन अनगाइडेड अनफेटर्ड डिस्क्रिशन नहीं है। वो डिस्क्रिशन भी चलती है ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, ऑन सर्टेन factors which are enshrined in the provision which are governing the bail pertaining to the non-bailable offense, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो bail in a bailable offense means you have a right to get the bail once you move an bail application. तो bail in the non-bailable offense means कि आपका कोई right नहीं है। Now it's the discretion of court to release you on bail on, ठीक है। तो आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मूव करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100% राइट है टू गेट रिलीज्ड ऑन बेल गेट और टू गेट रिलीज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों आपको रिलीज करा जाए इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। वहीं बेलेबल ऑफेंसेस में आपको कोर्ट को एज सच कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, एज सच कोई आपको कोर्ट को ज़्यादा आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेट अवे मेंशन करना है कि द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड इज अ बेलेबल ऑफेंस एंड इट इज हिज राइट टू गेट रिलीज ऑन मूविंग ऑन अ बेल एप्लीकेशन, ऑन फाइलिंग ऑफ अ बेल एप्लीकेशन, ठीक है। ये वाली बात है। ये हो गई आपकी बेलेबल ऑफेंस में बेल की बात और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल की बात। अब आ जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल शॉर्ट फॉर्म में जनरल प्रैक्टिस में हम कोर्ट्स में इसको ए भी बोलते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में कुछ नहीं होता। ये एक तरीके की प्रिवेंटिव बेल है। प्रिवेंटिव बेल बोले तो कि जहाँ एक बंदे को एप्रीहेंशन है, एक रीजनेबल थॉट है कि वो अरेस्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एक्विजिशन, या फिर उसको ये है कि कोई उस पर झूठी कंप्लेंट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे पुलिस उसे आके अरेस्ट कर सकती है। तो जेल जाने से पहले, अरेस्ट होने से पहले बंदा कोर्ट के सामने अपीयर होता है और कहता है कि जनाब, इन केस ये झूठी कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट फाइल होती है और पुलिस मुझे अरेस्ट करती है तो मुझे तुरंत ही रिलीज़ कर दिया जाए, मुझे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में ना भेजा जाए, मैं अरेस्ट होने से बच जाऊँ या मैं जेल जाने से बच जाऊँ। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि आपको पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में जाने से बचाती है। कि अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया, आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, तो उस सिनेरियो में आप कोर्ट के सामने जाते हो और बोलते हो कि जनाब मुझे छोड़ दिया जाए, तो लॉर्डशिप मुझे छोड़ दिया जाए। अब इन सिनेरियो अगर मैं फ्यूचर में अरेस्ट होता हूँ किसी झूठी एप्लीकेशन या झूठी कंप्लेंट के बेसिस पे और मुझे ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो ये है आपकी एंटीसिपेटरी बेल। अब आ जाते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ बेल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। और उसमें दो तरीके की हमने पढ़ी भी क्या थी, मैंने जस्ट रेफरेंस दिया था, इंटरिम बेल का और रेगुलर बेल का।
इंटरिम बेल एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए होती है, कि एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए, फॉर एन एग्जांपल फॉर 1 वीक, फॉर 15 डेज, फॉर अ मंथ, कि कोर्ट को आप बोलते हो देयर इज अ स्पेशल सर्कमस्टेंस फॉर विच मुझे रिलीज कर दिया, फॉर विच आई शुड बी रिलीज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। फॉर एन एग्जांपल कोई बंदा अरेस्ट है किसी केस में, और उसका फैमिली मेम्बर कोई एक्सपायर हो जाता है, या फिर उसके फैमिली मेम्बर कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उसकी फैमिली में और कोई नहीं है देखभाल करने को, तो वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कोर्ट को प्रे कर सकता है कि कोर्ट को कि, और बोल सकता है कि जनाब मेरे पास एक स्पेशल रीज़न है कि जिसके बेसिस पे मुझे एक छोटे से टेन्योर के लिए, छोटी सी ड्यूरेशन के लिए रिलीज कर दिया जाए बेल पे। इन बिटवीन मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं कोर्ट के सामने अपीयर होता रहूँगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कॉपरेट करूँगा, इंटेरोगेशन को ज्वाइन करूँगा। इन केस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उस सिनेरियो में मैं किसी ना विटनेस को धमकाऊंगा, ना कंप्लेनेंट उनसे बात करूँगा, मैं कोई एविडेंस है उसको टैम्पर करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये सारी कंडीशंस को मानते हुए वो बंदा ये बोलता है कि मुझे रिलीज़ करा जाए, स्पेशल सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कई फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन कई बार एक्यूज पर्सन को फॉर स्पेशल रीजन रिलीज कर देते हैं। वहीं आ जाए रेगुलर बेल की बात। रेगुलर बेल में ये होता है कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो कि अभी ये ट्रायल बहुत लंबा चलने वाला है, या अभी कंक्लूजन नहीं हो पाएगा ट्रायल का, या देयर इज प्राइमा फेसाई रीजन टू बिलीव दैट आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन द केस। अगर केस के मेरिट्स या फैक्ट्स की बात करी जाए तो उस सिनेरियो में मुझे बाहर छोड़ दिया जाए। अरेस्ट करके मुझे कस्टडी में रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेरी कस्टडी किसी और को हैंड ओवर कर दो जो ये इंश्योर करे कि मैं हर बार कोर्ट की हियरिंग पे आऊँगा, और इन केस इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन पेंडिंग है तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा और कोऑपरेट करूँगा। तो वो वाली बात है। तो रेगुलर बेल में कोई ड्यूरेशन नहीं होती, टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आपकी कस्टडी किसी और बंदे को सौंप दी जाती है जो इंश्योर करता है, और आप इंश्योर करते हो कि आप कोर्ट के सामने हमेशा अवेलेबल रहोगे। इंटरिम बेल की एक ड्यूरेशन होती है, रेगुलर बेल टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल चलती है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।